हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस की क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज अपना क्वेश्चन सीरीज का नंबर है 48। आज अपन इसको डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आपको पता ही होगा DSSSB, है ना। तो DSSB की क्या है, डेट अनाउंस हो चुकी है। एग्जाम कब कब होने हैं, किस कैटर के किस टाइम पे होने, नर्सिंग ऑफिसर का भी उसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो जाके एक बार साइट पर चेक कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है, ठीक है। तो ये जो सीरीज है वो आपके DSSB में भी हेल्प करेगी, नॉर्थ साइड के लिए तो हेल्प करेगी ही करेगी। स्पेशली हम जो कम्पिटेटिव एग्जाम उनकी तैयारी करवाने के लिए क्वेश्चन सीरीज शुरू करी है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पगार होगी, ठीक है। तो बिना देर किए आज का क्वेश्चन सीरीज क्या नंबर है 48, इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले अपन क्वेश्चन सीरीज की 47 क्लास डाल चुके हैं, जिसके अंदर हमने सारे क्वेश्चन विथ रैशनल आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ए 10-year-old चाइल्ड विथ अस्थमा इज ट्रीटेड फॉर acute exacerbation in the emergency department. The nurse caring for the child should monitor for which sign, knowing that it indicate worsening of the condition. एक बच्चा है जो क्या है, अस्थमा का है, ठीक है। ट्रीट किया जा रहा है किसके लिए, एक्यूट एक्सर्वेशन के लिए। कहाँ पर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो जो नर्स केयर कर रही है वो ऐसा कौन सा साइन मॉनिटर करेगी जिससे उसको लगेगा कि इसकी जो अस्थमा की कंडीशन है वो क्या होती जा रही है, वर्सनिंग होती जा रही है, खराब होती जा रही है, ठीक है। तो आज ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बार्म एंड ड्राई स्किन, ऑप्शन बी डिक्रीज वीजिंग, ऑप्शन सी पल्स रेट ऑफ 90 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन ऑफ 18 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट के तौर पे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रेस्पिरेशन 80 बीट पर मिनट, 18 बीट पर मिनट, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 10 ईयर का बच्चा है, ठीक है, 10 ईयर के बच्चे में जो रेस्पिरेशन रेट होगी वो क्या होगी, 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। तो ये तो आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, वर्सनिंग कंडीशन में पूछ रहा है, ठीक है। तो 16 से 20 तो नॉर्मल होती है और ये 18 है, तो ये रेंज के अंदर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था, पल्स रेट 90 बीट पर मिनट, ठीक है। तो पल्स रेट कितनी होती है, 10 साल का बच्चा है तो 70 से 110 बीट पर मिनट, ठीक है। तो ये भी किसके अंदर आ रहा है, ये भी रेंज के अंदर आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऊपर क्या था, बार्म एंड ड्राई स्किन। तो बार्म एंड ड्राई स्किन जो होती है वो क्या होती है, ये इंडिकेट करती है किसको, बार्म एंड ड्राई स्किन ये करती है इंडिकेट, ये इंडिकेट करती है किसको, इम्प्रूवमेंट को, इम्प्रूवमेंट किसमें, चाइल्ड्स की कंडीशन में। ये इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट करती है बिकॉज जो बच्चा होता है वो क्या होता है, जो बच्चा होता है वो नॉर्मली क्या होता है, डाइफोरिक होता है ड्यूरिंग एग्जर्वेशन के टाइम पे। क्या होता है, डाइफोरिक होता है एग्जर्वेशन के टाइम पे। तो ये किसको इंडिकेट करेगी, ये इंडिकेट करेगी, ये इंडिकेट करेगी किसको, इसके बच्चे के इम्प्रूवमेंट को। तो अपन को क्या देखना था, वर्सनिंग कंडीशन। वर्सनिंग कंडीशन किस में देखने को मिलेगी, डिक्रीज वीजिंग। अगर किसी का वीजिंग साउंड डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में इसकी कंडीशन क्या होगी, वर्सनिंग होगी। जब पेशेंट क्या है, जब बच्चा क्या है, अस्थमा का। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली अस्थमा होता क्या है, ठीक है। और ये वर्सनिंग कंडीशन क्यों है, जब कि इसकी क्या हो रही है, वीजिंग साउंड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अभी तक अपन ने नॉर्मल की बात करी थी, अब अपन देखते हैं कि अस्थमा होता क्या है, ठीक है। तो अस्थमा क्या है, ये क्या है, क्रोनिक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है किसकी, एयरवे की, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है किसकी, एयरवे की, ठीक है। और जो डिक्रीज होगा, डिक्रीज के बारे में समझते हैं कि डिक्रीज से क्यों वर्सनिंग कंडीशन होती है। तो डिक्रीज वीजिंग, डिक्रीज वीजिंग इन ए चाइल्ड, ओके,
डिक्रीज वीजिंग इन ए चाइल्ड विथ अस्थमा, बच्चा क्या है अस्थमा का, विथ अस्थमा। डिक्रीज वीजिंग इन ए चाइल्ड विथ अस्थमा may be interpreted incorrectly as a positive sign when it may actually signal in, क्या है ये, एक्चुअली सिग्नल इन या सिग्नल एन inability to move air। तो ये किसका साइन है, ये जो एयरवे है उसमें जो इनेबिलिटी हो जाती है मूव एयर की, इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज बीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसी को क्या बोलेंगे, जैसे कि इससे इस साइलेंट चेस्ट क्योंकि डिक्रीज होगा तो क्या होगा, साइलेंट होगा। इस साइलेंट चेस्ट इज एन, ये क्या है, इज एन ओमनियस साइन, इज एज ओमनियस साइन, क्या होगा, ओमनियस साइन ड्यूरिंग अस्थमा एपिसोड। ठीक है, तो डिक्रीज वीजिंग क्या होगी, इसमें वर्सनिंग कंडीशन होगी, क्योंकि डिक्रीज वीजिंग कब होगा, डिक्रीज वीजिंग इन ए चाइल्ड विद अस्थमा मे बी इंटरप्रिटेड इनकरेक्टली ए पॉजिटिव साइन, ठीक है, व्हेन इट मे बी एक्चुअली सिग्नल एन इनेबिलिटी टू मूव एयर। अगर इनेबिलिटी होगी एयर के मूव होने की तो साउंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइलेंट चेस्ट, है ना। साइलेंट चेस्ट क्या होता है, इज एन ओमनियस साइन, जब किसी को अगर अस्थमा का एपिसोड आ रहा है उस टाइम पर अगर उसका साइलेंट चेस्ट देखने को मिल रहा है या फिर डिक्रीज बीजिंग देखने को मिल रही है, तो ये क्या है, ये इसकी वर्सनिंग कंडीशन है, ठीक है, समझ में आ गया। और जो ट्रीटमेंट के साथ में इसको क्या किया जा सकता है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ड्राई स्किन ये इम्प्रूविंग कंडीशन में होता है, ठीक है। एक्यूट एक्सर्वेशन के टाइम पर डाइफोरिक होता है बच्चा, और डाइफोरिक होगा तो ये बार बार ड्राई स्किन होगी और ये इसका इम्प्रूवमेंट का साइन है, ठीक है। पल्स रेट 90 बीट्स पर मिनट है, तो ये नहीं होगा बिकॉज ऑफ क्या बताया था मैंने अभी, हार्ट रेट कितनी होती है 70 से 110 कितनी होती है, नॉर्मल होती है। और ये 18 बीट पर मिनट, तो 18 बीट 16 से 20 मैंने बताया था, 20 पर मिनट ये नॉर्मल होता है। तो ये तीनों चीज़ें नॉर्मल फाइंडिंग में आएंगी। केवल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्सनिंग कंडीशन में डिक्रीज बीजिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए मदर ऑफ एन 8-year-old चाइल्ड बीइंग ट्रीटेड फॉर राइट लोअर लोब निमोनिया, ठीक है, एट होम कॉल टू द क्लिनिक। The mother tell the nurse that the child complained of discomfort on the right side and that ibuprofen is not effective. Which instruction should the nurse provide to the mother? क्या है, एक 8 साल का बच्चा है जो ट्रीट किया जा रहा है किसके लिए, राइट लोअर लोब क्या है उसको निमोनिया है, घर पर ही ट्रीट किया जा रहा है। तो जो उसकी मदर्स हैं वो क्या कर रही है, कॉल कर रही हैं क्लिनिक पर नर्स के लिए। द मदर्स, जो मदर बता रही हैं वो बोल रही हैं कि चाइल्ड जो बच्चा है वो कंप्लेंट कर रहा है किसकी, डिस्कम्फर्ट की, ऑन द राइट साइडेड, है ना। और उसके बाद उसने क्या किया, आइबुप्रोफेन दे दिया। आइबुप्रोफेन देने के बाद आइबुप्रोफेन क्या थी, नॉट इफेक्टिव है। तो इस कंडीशन में तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है, शुड द नर्स प्रोवाइड टू द मदर, कौन सा इंस्ट्रक्शन नर्स प्रोवाइड करेगी उस मदर के लिए। ऑप्शन ए इंक्रीज द डोज ऑफ आइबुप्रोफेन। ऑप्शन बी increase the frequency of ibuprofen. Option C encourage the child to lie on the left side. Option D
इनकरेज द चाइल्ड टू लाई ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इनकरेज द चाइल्ड टू द राइट साइड। क्या हो जाएगा, इनकरेज द चाइल्ड टू द राइट साइड। अब ये राइट आंसर क्यों हो जाएगा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो राइट आंसर क्या था, मैंने क्या बताया था, इनकरेज द चाइल्ड टू लाई ऑन द राइट साइड। बच्चे को राइट साइड में लेटाने के लिए क्या करना है, इनकरेज करना है, क्योंकि क्या है, बच्चा निमोनिया का है। अब निमोनिया क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। निमोनिया क्या है, निमोनिया क्या है, निमोनिया क्या है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इन्फ्लामेटरी डिजीज है किसकी, ऑफ दी पल्मोनरी पेरेन्काइमा की, पल्मोनरी पेरेन्काइमा। और क्या है, और या फिर एल्वुलाई की, या फिर बोथ। तो निमोनिया क्या है, निमोनिया है इन्फ्लामेशन ऑफ द पल्मोनरी पेरेन्काइमा, या फिर एल्वुलाई, या फिर दोनों। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, कॉज्ड बाई वायरस, कॉज्ड बाई वायरस। ठीक है, और या फिर माइकोप्लाज्मी एजेंट्स की वजह से। ठीक है, या फिर बैक्टीरिया की वजह से। ओके, और इसमें क्या होगा है, और एस्पिरेशन ऑफ द, और क्या होगा, एस्पिरेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी, एस्पिरेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी या फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, तो स्प्लिंटिंग, इस केस में क्या करेंगे, स्प्लिंटिंग ऑफ द अफेक्टेड साइड, स्प्लिंटिंग ऑफ द अफेक्टेड साइड while lying on the side may decrease जो क्या करेगा, डिस्कम्फर्ट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ किसका, पल्मोनरी पेरेन्काइमा का, या फिर एल्वुलाई का, या फिर दोनों का। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, या फिर माइकोप्लाज्मा एजेंट की वजह से हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या फिर एस्पिरेशन ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस की वजह से। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, स्प्लिंटिंग ऑफ द अफेक्टेड, जो अफेक्टेड साइड है उसी के बल पर पेशेंट को लेटाने के लिए इंकरेज करते हैं, या फिर इसको क्या हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है तो राइट साइड में ही इसको लेटाने का वो करेंगे, जिससे क्या होगा, में डिक्रीज डिस्कम्फर्ट, जो डिस्कम्फर्ट उसको हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि राइट आंसर इसका इनकरेज द चाइल्ड ऑन लाई ऑन द राइट साइड क्यों है। अब इंक्रीज द, ऑप्शन 1 क्या था, इंक्रीज द डोज ऑफ आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन के जो एडवाइज है वो इंक्रीज डोज फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए नहीं एडवाइज किया जाता है जब इसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो। ठीक है, तो आइबुप्रोफेन इसको नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ये इनअप्रोप्रिएट एडवाइज हो जाएगा इस बच्चे के लिए, मदर को देने के लिए। ठीक है, तो ना तो इसकी डोज बढ़ानी है, ना इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है आइबुप्रोफेन की। ठीक है, चौथा क्या था, तीसरा क्या था, इनकरेज द चाइल्ड टू लाई ऑन द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं लुटाते हैं, ये एल्वुलाई जो डिस्कम्फर्ट है उसको हेल्प करने में मददगार नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में नहीं लेटाते हैं, क्योंकि लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड वुड नॉट बी हेल्पफुल इन एलिविएटिंग डिस्कम्फर्ट। ठीक है, तो आप किस साइड में लेटाओगे, इसको लेटाओगे राइट साइड में, जहाँ पर इसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसी साइड से इसको, जैसे राइट साइड में डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसी साइड से इसको लेटाना है, जिससे जो एल्वुलाई है यहाँ तो इसका एक्सपेंशन हो पाएगा कम से कम, तो ये जो डिस्कम्फर्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए न्यू पेरेंट्स एक्सप्रेस कंसर्न टू द नर्स रिगार्डिंग सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सेट्स sudden infant death syndrome says she asked the nurse how to position her new infant for sleep, ठीक है। in which position should the nurse tell the parents to place the infant। एक नए बच्चे के माता पिता हैं और वो पूछ रहे हैं कि जो कंसर्न है उनका क्या है, सिट्स का है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम SIDS, ठीक है। तो ये सिट्स के रिगार्डिंग इससे पूछ रहे हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है उसको हम किस पोजीशन में लेटाएं जिससे इसका जो खतरा है वो क्या हो जाए, ना के बराबर हो जाए या फिर कम हो जाए, ठीक है। तो नर्स क्या जवाब देगी ये पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए साइड और प्रोन, ठीक है। ऑप्शन बी बैक और प्रोन। ऑप्शन सी स्टमक विथ द फेस टर्न। ऑप्शन सी बैक रेदर देन ऑन द स्टमक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता क्या है। इसमें क्या होता है, एक रिसर्च करी गई थी इसके बारे में कि ये जो बच्चे हैं, कई बार क्या होता था कि बच्चा अच्छा खासा सोया था, उसके बाद पता चला कि बच्चे की डेथ हो गई है, ठीक है, डेथ हो गई है। अब डेथ का एक्चुअल जो कॉज है उसका पोस्टमार्टम में भी पता नहीं लग पाता एक्चुअल कॉज का, ठीक है। किसमें, जब बच्चा सिट्स के साथ डेथ हुई है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम में अगर देखने को मिलेगी तो ये क्यों हुई है उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाता। लेकिन एक रिसर्च में पता चला है कि ये जो बच्चे की डेथ होती है वो होती है किसकी वजह से, सफोकेशन की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से होती है, सफोकेशन की वजह से होती है। अब सफोकेशन कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या बताया आपको, न्यू पेरेंट है, मतलब कि बच्चा अभी रिसेंट हुआ है। साइड और प्रोन, अगर आप उसको साइड और प्रोन कंडीशन में लेटाओगे तो इससे क्या है, उसका जो फेस है, जैसे ये आपने प्रोन पोजीशन में लिटा दी तो ये इसका फेस है, ये से टच होगा बेड से, और बच्चा अगर नया है तो वो अनेबल होगा किस में, साइड पोजीशन चेंजिंग में, ठीक है। जब बच्चा साइड पोजीशन की चेंज नहीं कर पाएगा और ये आपने इसका टच कर दिया बेड से इसका मुंह, तो ये क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा। सफोकेशन की वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सफोकेशन, ठीक है। अगर सफोकेशन होगा तो बच्चा सांस नहीं ले पाएगा तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। दूसरा क्या था, बैक और प्रोन, ठीक है। बैक तक ठीक था लेकिन फिर आपने प्रोन कर दिया तो ये भी सफोकेशन का कॉज बनेगा। तीसरा क्या था, स्टमक विथ फेस टर्न, स्टमक के बल पे भी अल्टीमेटली क्या हो गया, ये प्रोन पोजीशन में ही हो गया। स्टमक के बल पे लेटाएंगे तो भी बच्चे का सर जो नेजल एयरवे टाइप है, ओरल एयरवे है, वो क्या है उसके बेड से टच होगा और यहाँ पे भी सफोकेशन के चांसेस रहेंगे। चौथा क्या था, बैक रेदर देन ऑन द स्टमक, स्टमक को छोड़ के बैक पोजीशन में अगर लेटाओगे तो बच्चे का मुंह यहाँ होगा तो ये इसका एयरवे सफोकेशन होने के चांसेस नहीं होंगे। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक रेदर देन ऑन द स्टमक, ठीक है। तो सिट्स में क्या होता है, सिट्स में बच्चे को देखने को मिलता है, सिट्स में बच्चे की डेथ देखने को मिल जाती है जब बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेटाया जाएगा, ठीक है। प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे तो यहाँ पे सफोकेशन होने के चांसेस हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि बच्चे की डेथ सफोकेशन की वजह से हुई है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इसकी जो रिस्ट जो फिस्ट है, जो मुट्ठी है वो भिंची हुई मिलेगी, है ना, टाइट मुट्ठी बंधी हुई होगी, क्योंकि वो सफोकेशन की वजह से बच्चा कोशिश करता है करवट लेने के लिए, लेकिन ले नहीं पाता क्योंकि अभी वो या तो 2 महीने का या 3 महीने का या 4 महीने का है। तो उस केस में उसको क्या स्टूल उसका पास हो चुका होगा। अगर आपको ये आइडिया लगाना है कि इस बच्चे की डेथ जो हुई है वो सफोकेशन की वजह से हुई है तो इसका स्टूल पास हो चुका होगा, ठीक है, यूरिन पास कर चुका होगा, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे अपना एफर्ट लगाता है सांस लेने के लिए, ठीक है। और इसकी जो फिस्ट है, वो मुट्ठी है, वो क्या है, बंधी हुई होंगी, ठीक है, दोनों हाथों की, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स इस बच्चे में देखने को मिलते हैं कब, जब बच्चा सिट्स की वजह से या फिर सफोकेशन की वजह से इसकी डेथ हुई है। लेकिन एग्जैक्ट पोस्टमार्टम इसका पता नहीं चल पाया अभी तक कि एग्जैक्ट होता क्या है, लेकिन सफोकेशन की वजह से माना जाता है कि बच्चा करवट नहीं ले पाता, उसकी वजह से इसको सफोकेशन होता है। और सफोकेशन में क्या करता है, बच्चा एफर्ट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने एफर्ट लगा देता है कि उसका स्टूल भी पास हो जाता है, उसका यूरिन भी पास हो जाता है और उसकी मुट्ठी भी भिज जाती है, इतना जोर लगाता है लेकिन वो करवट
नहीं ले पाता, उसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जो नए पेरेंट्स हैं वो उनका कंसर्न ये था कि हम उसको किस पोजीशन में लेटाएं, तो उसके लिए बैक रेदर देन ऑन स्टमक। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, इतना डिटेल में इसको मैंने समझा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलते रहें। ठीक है, टेस्ट सीरीज अपन 48 कर रहे हैं, इससे पहले 47 अपन सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द क्लिनिक नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट्स ए चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, रिगार्डिंग द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर द चाइल्ड विच स्टेटमेंट शुड द नर्स मेक टू द पेरेंट्स। ठीक है, तो जो क्लिनिकल नर्स है वो प्रोवाइड कर रही है इंस्ट्रक्शन किसके लिए, एक बच्चे के माता पिता को, पेरेंट्स को, जिसको क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, किसके बारे में समझा रही है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, शुड द नर्स मेक टू द पेरेंट्स, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो नर्स प्रोवाइड कराएगी बच्चे के पेरेंट्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए, द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विल बी नीड टू बी अल्टर्ड। ऑप्शन बी, द चाइल्ड शुड नॉट receive any hepatitis vaccine. Option C, the child will receive all of the immunization except for the polio series. Option D, the child will receive the recommended basic series of immunization along with a yearly influenza vaccine. ठीक है, तो क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या है, ये क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है, क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, किस, और उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर। ठीक है, जो कि किसकी वजह से होता है, ये होता है क्रॉनिक, ये उसकी वजह से होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड डिसफंक्शन होने की वजह से, जिसमें क्या होता है कि जो म्यूकस है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर, अभी राइट आंसर देखते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द चाइल्ड विद रिसीव द रिकमेंडेड बेसिक सीरीज ऑफ इम्यूनाइजेशन अलॉन्ग विथ ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेड्यूल को क्या करना है, आपको अल्टर नहीं करना है, हेपेटाइटिस वैक्सीन लेना है। ठीक है, द चाइल्ड विल रिसीव ऑल इम्यूनाइजेशन एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें लेनी है आपको, क्या करना है, द चाइल्ड विल रिसीव रिकमेंडेड बेसिक सीरीज, जो भी इसको रिकमेंडेड है वो सारी चीज़ें लेगा इम्यूनाइजेशन की, अलॉन्ग विथ ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, और उसको ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लेनी है। पर अपन क्या समझते हैं, अपन समझते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये क्या है, ये है क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर। ठीक है, जो कि कैरेक्टराइज होता है किसकी वजह से, एक्सोक्राइन ग्लैंड डिसफंक्शन। एक्सोक्राइन ग्लैंड डिसफंक्शन की वजह से, इसमें जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या होता है इसमें, म्यूकस प्रोड्यूस बाई एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू जो म्यूकस क्या होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, अब नॉर्मली थिक होता है, अब नॉर्मली क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, और क्या होता है, टेनेसियस होता है, और क्या होता है, और होता है कॉपियस, टेनेसियस होता है, कॉपियस होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, क्या बताया था मैंने, एक्सोक्राइन ग्लैंड के डिसफंक्शन की वजह से होता है। और इसमें जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, टेनेसियस होता है, अब नॉर्मली थिक होता है ना। उसके बाद क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है,
इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, causing obstruction in the small passageway, in the small passageway of the affected organ, affected organ, ठीक है। और अफेक्टेड ऑर्गन जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक हो सकता है, ठीक है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हो सकता है, या फिर हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और इसके लिए आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज, अगर किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस वो किसी कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हुआ है, ठीक है, डिजीज की वजह से होता है, तो उसके लिए जो इम्यूनाइजेशन है वो एसेंशियल है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन इज एसेंशियल। तो इसके लिए आपको जो बेसिक सीरीज है ऑफ इम्यूनाइजेशन, और किसके लिए बेसिक सीरीज ऑफ इम्यूनाइजेशन अलोंग विथ ए ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये इसके लिए क्या होती है, रिकमेंडेड होती है। कब, जब बच्चा क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का है, ठीक है, जब बच्चा किसका है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ एपिग्लोटाइटिस। In assessing the child, the nurse should monitor for which indication that the child may be experiencing airway obstruction, ठीक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या हुआ था, द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ एपिग्लोटाइटिस। In assessing the child, the nurse should monitor for which indication that child may experiencing airway obstruction। ऐसा कौन सा इंडिकेशन है जिससे ये लगेगा कि इस बच्चे को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब इस बच्चे को देखा जा रहा है। ऑप्शन ए, द चाइल्ड एग्जिबिट नेजल फ्लोरिंग एंड ट्रैकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन बी, द चाइल्ड इज लीनिंग फॉरवर्ड विद द चिन thrust out. Option D, the child has a low grade fever and complaint of a sore throat. Option B, the child is leaning backward supporting herself or himself with the hand and arm। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा द चाइल्ड इज लीनिंग फॉरवर्ड विथ चिन थ्रस्ट आउट, ठीक है। तो ये क्या है, एपिग्लोटाइटिस क्या है, बैक्टीरियल फॉर्म है किसका, क्राउड का। आपको पता होना चाहिए एपिग्लोटाइटिस is a bacterial form of क्राउड, ठीक है, फॉर्म ऑफ क्राउड। इसके लिए जो प्राइमरी कंसर्न है, प्राइमरी कंसर्न इज दैट इट कैन प्रोग्रेस टू, ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोग्रेस टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, ठीक है। इट कैन प्रोग्रेस टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो सजेस्ट करेंगे कि इसको एक्चुअली ये हुआ है, इसमें क्या होगा, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा,
इंक्लूड होगी इसमें क्या, ट्राइपॉड पोजीशन। ट्राइपॉड पोजीशन इसमें इंक्लूड देखने को मिलेगी, ठीक है। और ट्राइपॉड पोजीशन क्या होती है, लीनिंग फॉरवर्ड, लीनिंग फॉरवर्ड वाइल, लीनिंग फॉरवर्ड वाइल सपोर्टेड बाई आर्म, सपोर्टेड बाई आर्म। अब लीनिंग फॉरवर्ड अगर आपको इतना ही पता होगा तो लीनिंग फॉरवर्ड आपका राइट आंसर आप यहीं सेलेक्ट कर लोगे, क्योंकि लीनिंग फॉरवर्ड और किसी में ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। लीनिंग फॉरवर्ड वाइल सपोर्टिंग बाई आर्म, ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, और इसमें देखने को मिलता है लीनिंग फॉरवर्ड सपोर्टेड बाई आर्म देखने को मिलेगी ट्राइपॉड पोजीशन में, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा चिन थ्रस्ट आउट, ठीक है। चिन थ्रस्ट आउट देखने को मिलेगी और इसका जो माउथ होगा वो ओपन होगा, ठीक है। चिन थ्रस्ट आउट देखने को मिलेगी, माउथ ओपन देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगी, और इसमें देखने को मिलेगी नेजल फ्लरिंग, क्या देखने को मिलेगी, नेजल फ्लरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। नेजल फ्लरिंग देखने को मिलेगी। और इसमें ये क्या है, एसेसरी, इसमें एसेसरी मसल्स का यूज होगा, एसेसरी मसल्स का यूज कर रहा होगा फॉर किसके लिए, फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। चिन थ्रस्ट आउट देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, माउथ ओपन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये नाक की जगह ये क्या है, मुंह से सांस लेगा। और नेजल फ्लरिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इस बच्चे में देखने को मिलेगी, एसेसरी मसल्स का ये यूज करते हुए देखने को मिलेगा। और ब्रीथिंग के अंदर इसमें स्ट्राइडर प्रेजेंट होगा, स्ट्राइडर प्रेजेंट होगा इस बच्चे में, जिसको क्या है, एपिग्लोटाइटिस है, जो कि बैक्टीरियल फॉर्म है किसका, क्राउब का। तो इसका जो प्राइमरी कंसर्न होगा तो ये क्या होगा कि ये प्रोग्रेस कर जाता है किसमें, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर, ठीक है। इसके जो क्लिनिकल सजेस्टिव जो देखने को मिलेगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें देखने को मिलेंगे, इसको ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। बच्चा ट्राइपॉड पोजीशन में होगा, ट्राइपॉड पोजीशन में बोले तो लीनिंग फॉरवर्ड या फिर सपोर्ट करेगा बाई आर्म से। और इसका चिन थ्रस्ट आउट होगा, इसका माउथ ओपन होगा, नेजल फ्लरिंग देखने को मिलेगी। और ये सांस लेने के लिए एसेसरी मसल्स का यूज करता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें स्ट्राइडर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऑप्शन 4 क्या था, द चाइल्ड इज लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होगा, लीनिंग फॉरवर्ड होगा ना कि बैकवर्ड, ठीक है। तो ये नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। और ऑप्शन 1 और 3 क्या थे, ऑप्शन 1 और 3 थे कि इसमें क्या है, ब्रेडिकार्डिया। तो इसमें ब्रेडिकार्डिया देखने को नहीं मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा क्या, ट्रैकीकार्डिया, क्योंकि नेजल फ्लरिंग तो इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें ब्रेडिकार्डिया देखने को नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरा क्या था, लो ग्रेड फीवर, तीसरा क्या था, लो ग्रेड फीवर। तो इसमें लो ग्रेड फीवर देखने को नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। तो इसलिए ये वाले आंसर तो इसके नहीं होंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के इतने ही क्वेश्चन थे। इसी क्लास का पार्ट 2 अपन दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे, इसी क्लास का पार्ट 2 अपन दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑफ, ठीक है। किस में डिस्कस करेंगे, दूसरी क्लास में इसी का पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के क्वेश्चन सीरीज का, इसी के आगे के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी के पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि पार्ट 2 जैसे ही आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।